देखिएगा इसी राम के नाम पे नैया पार लगेगी। राम के नाम पर इन्होंने भजा दिया पूरा। बनी बहुत खुश हम भगवान राम ने ये 20 साल बनी है न्यायालय के आदेश से बनी। आप लोग के चलते जिंदगी में कांग्रेस गवर्नमेंट होती मंदिर ना बनता है। ये लोग हत्यारे हैं, लाठीबाज हैं, इन्होंने लाठी चलवाई है, काम से वो लाठी चलवाई है इन लोगों ने। न्यायालय का आदेश बना इन्होंने नहीं दिया कोई। न्यायालय का आदेश होता चाहे जिसकी सरकार हो। ये मंदिर जबरदस्ती किसी के घर गिराएंगे। अगर ये उसी समय चुनाव करवा लिए होते तो हो सकता था। लेकिन ये इन्होंने मुद्दा जो आ गया वास्तव में जो ये हमारा मुद्दा नहीं रहा कभी, ये हमारी आस्था का विषय है, मुद्दा कभी नहीं रहा। दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में 2 लोकसभा क्षेत्रों जिसमें इलाहाबाद और फूलपुर के मतदान हो चुके हैं। 4 तारीख को परिणाम आना है। इसके पहले हम आज जिला कचहरी में आए हैं। जिला कचहरी में कुछ अधिवक्ता साथी अपने साथ हैं, जिसमें नरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, पंकज सिंह हैं, अमित शर्मा जी हैं, लल्लन सिंह पटेल जी हैं, राजेश कुमार जी हैं और रमेश यादव जी हैं। आप सब लोगों से 4 तारीख को जो परिणाम आने जा रहा है, क्या संभावना बनती है, कौन प्रत्याशी जीत सकता है, किसकी ज़्यादा संभावना जीतने की है, प्रयागराज में दोनों लोकसभा सीटों पर क्या चुनाव के दौरान मुद्दे रहे, इन्हीं के साथ आपसे चर्चा की जाएगी। रमेश भाई, फूलपुर और इलाहाबाद दोनों लोकसभा क्षेत्रों में क्या मुद्दे क्या रहे पूरे चुनाव के दौरान, किन मुद्दों को लेकर जनता ने मतदान किया, आपका अपना जो अनुभव हो बताएं जरा। बेरोजगारी और महंगाई। क्या बेरोजगारी और महंगाई में क्या था? बेरोजगारी प्रथम स्थान था और उसके बाद जो है महंगाई थी। क्या दोनों सीटों पर जाति का भी कोई मामला आया? क्या प्रत्याशियों की जो जाति है उससे लेकर भी कुछ विचार विमर्श रहा या उसके आधार पर भी कुछ मत पड़े? क्या ऐसा कोई बात नहीं है, बेरोजगारी मेन मुद्दा था, जाति वाली फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं था। जाति कोई मुद्दा नहीं थी। राजेश भाई आप बताएं कि जाति भी कोई मुद्दा थी चुनाव के दौरान, विकास भी कोई मुद्दा था, या सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई को लेकर ही पूरा मतदान हुआ? देखिए, बीजेपी वाले जो कह रहे थे कि नहीं महंगाई और बेरोजगारी नहीं है, ये दोनों मुद्दा यहाँ पर चला है, बेरोजगारी और महंगाई, और जात फैक्टर भी चला है। क्योंकि जात में मौर्या को यहाँ से टिकट मिला, फूलपुर में पटेल, तो दोनों लोगों में पटेल को उधर से वोट मिला है, इधर से मौर्या का भी वोट मिला है। क्योंकि मौर्या का जितना वोट था सब बीजेपी का वोट था। आप एक बताएं कि भारतीय जनता पार्टी को 2014-2019 के लोकसभा चुनावों में दलित मतदाताओं का बहुत बड़ा साथ मिला था, जिसके आधार पर सरकार बनी थी। अब 24 के चुनाव में दलित मतदाताओं का क्या रुख रहा? रुख रहा है लेकिन बहुत कम रहा है। जैसे राशन पर इन लोगों को थोड़ा बहुत मिला है। राशन क्या 5 किलो राशन पर या 10 किलो वाले राशन पर वादे पर? वही थोड़ा सा फैक्टर काम किया है कि नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि हम 10 किलो देंगे, तो उस पर थोड़ा सा ये हुआ कि भाई 5 किलो दे रहे हैं, वहाँ 10 किलो दे रहे हैं, जो कम पढ़ा लिखा है उसकी बात कर रहे हैं, तो उस पर भी लोग भटक के गए कि नहीं भाई हम लोग कांग्रेस के साथ ही रहे। मतलब 5 पर भी वोट मिला और 10 पर भी वोट मिला। हाँ, दोनों पर वोट पड़े। विकास कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, विकास भैया नहीं, क्या तुम विकास मुद्दा का है? विकास तो कोई मुद्दे नहीं कि विकास कोई मुद्दा नहीं है, कई बातें नहीं हुआ विकास की, न बेरोजगारी की। अमित भाई हाथ उठा रहे हैं। अमित भाई आप बताएं कि क्या दोनों लोकसभा क्षेत्रों में क्या मुद्दे रहे और किसकी जीत की संभावना बनती है? भाई साहब, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों को अपने बीच जो है आज रखा। इलाहाबाद की जो दोनों सीटें हैं यहाँ, इलाहाबाद संसदीय और फूलपुर में, यहाँ पे देखिए बेरोजगारी, ये महंगाई मुद्दा हमेशा से रहा है। ये कोई भी सरकार आ जाए ये कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी चीज़, इलाहाबाद में आप आसपास कहीं घूमे होंगे, इलाहाबाद आप 10 साल से पहले देखे होंगे और 10 साल बाद का इलाहाबाद आप देख रहे होंगे। यहाँ से 5 प्रधानमंत्री हमेशा रहे हैं, 5 प्रधानमंत्री कम नहीं रहे यहाँ इलाहाबाद से। आज तक यहाँ की कभी भी एक क्रॉसिंग, 5-5, 6-6 रेलवे क्रॉसिंग है इलाहाबाद में, थी पहले, आज से इस सरकार के पहले एक भी रेलवे क्रॉसिंग का कहीं से भी ओवरब्रिज नहीं बना। आज की डेट में इलाहाबाद क्रॉसिंग मुक्त हो गया है।
क्रॉसिंग मुक्त होना बड़ी बात है, पहले तो इसका विकास। उसके बाद अब आप आइए स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी पे आप यहाँ की रोडें देख लीजिए, पहले की रोडें देख लीजिए और आज की रोडें देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप 10 साल पहले कोई आता, आप इलाहाबाद आ रहा है तो पहचान नहीं पा रहा है कि इलाहाबाद इतना खूबसूरत कैसे हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस सरकार ने बहुत ज़ोरदार विकास किया है, बहुत ज़ोरदार रोडें बनाई हैं और 100% दोनों सीटें हमारी, तीनों सीटें मैं कहता हूँ, इलाहाबाद की कौशाम्बी सीट भी बगल में है, तीनों सीटें हम पूर्ण रूप से विजयी हैं। आप मतलब भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं कि तीनों सीटें जीत जाएगी। जी। लल्लन भाई, अमित भाई कह रहे हैं कि प्रयागराज में खूब विकास हुआ, सड़कें चौड़ी हो गई, नए पुल बन गए, फ्लाईओवर बन गए, रेल ओवर ब्रिज बन गए। राजेश भाई कह रहे हैं कि विकास कहीं हुए नहीं, कुछ दिखे नहीं। तो राजेश भाई को विकास कहीं नहीं दिखता है, अमित भाई को विकास दिखता है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दा रहा और उस मुद्दे के आधार पर किस प्रत्याशी की जीत या हार हो सकती है? सर, ये विकास तो हुआ है, जो कुछ हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन सर सबसे ज़्यादा महंगाई पे इस पर और बेरोजगारी पे लोग वोट दिए हैं। क्योंकि बेरोजगारी तो लोग इतना ज़्यादा त्रस्त थे कि सारे लोग ये जितनी परीक्षाएं कराए इस बीच में, उस परीक्षाओं में ये लोग सारे पेपर लगभग लीक हो गए। उस पर भी छात्र सब पूरा एक तरह से आक्रोशित था। और दूसरा एक जो ये लोग बता रहे हैं विकास की बात तो जो कुछ हुई है हल्का फुल्का हुई है, लेकिन ये लोग महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। महंगाई के साथ साथ जो है ये जैसे गैस सिलेंडर वगैरह ये सब पूरे बहुत महंगे हो गए। और ग्रामीण क्षेत्र में जो कास्ट वाली बात कर रहे हैं, कास्ट पे वोटिंग हुई है, कास्ट से हट के भी वोटिंग की है। हमने ये देखा गांव में जाके कि बहुत क्षेत्रों में लोग बेरोजगारी मेन मुद्दा, परिवर्तन मेन मुद्दा, ये दोनों मुद्दे लेके चले। एक बात बताइए ललन भाई कि बेरोजगारी और महंगाई यह तो भारत की शाश्वत समस्या है। कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिसके समय में महंगाई और बेरोजगारी ना रही हो, और आने वाले दिनों में कोई सरकार जो भी आए वह महंगाई और बेरोजगारी को समस्या को जड़ से खत्म कर देगी। ऐसा कुछ लगता है क्या कि ये सरकार आ जाएगी तो ये समस्या पूरी तरह निर्मूल हो जाएगी? कम ज़्यादा किया जा सकता है सर। उस वजह से ये लोग प्राइवेटीकरण करते चले जा रहे हैं, प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। उसमें लोगों को रोजगार के दूसरी तरह से मिल रहा है। उसमें प्राइवेट करने का मतलब उसका सरकारी नौकरी से ज़्यादा अच्छा लोगों को फ़ायदा होता है या काम करने से। लेकिन ये लोग जो प्राइवेट कर रहे हैं इसके वजह से बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। तो ये बताएं, फूलपुर में आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? फूलपुर में सर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। कारण जीतने क्या होगा? जीतने का कारण है कि लोग परिवर्तन चाहते थे, सत्ता परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन देते थे। 10 साल की इनकी सरकार देख चुके थे, उससे लोग बहुत परेशान हो गए थे। जैसे किसान परेशान था इनके गाय भैंस से, जो गाय छुट्टा छोड़ दिए थे। और बाकी नए छात्र जो पेपर लीक किए थे, छात्र कई परीक्षा दे रहा था, परीक्षा नहीं दे पाए थे, दे रहे थे तो लीक हो गया। और तीसरा मुद्दा ये था सर, जो महंगाई वाली बता रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का है, ये कई मुद्दे इस टाइप के थे। और लोग वोटिंग जो किए हैं सर, वोटिंग कास्ट से हट के दिए हैं। बहुत पटेल होते हुए भी पटेल मतदाताओं ने बहुत वोट समाजवादी को दिया है इस बार, जो एक रिकॉर्ड मत दिए हैं। ब्रजेश जी, जी सर, ये बताएं कि लल्लन भाई कह रहे हैं कि अब की जो मतदान हुआ वह ठीक महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। विकास जो हुआ तो लल्लन भाई की नज़र में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन कह रहे हैं जिन मतदान के दौरान जाति कोई मुद्दा नहीं थी, सभी जातियों ने मिलकर प्रत्याशियों को वोट दिए, जो जिसकी पसंद थी उस पर उसने वोट दिया। तो आपको क्या लगता है, जाति कोई मुद्दा थी मतदान के दौरान? क्या जातियों की भी कुछ आपस में उधेड़-बुन थी, क्या थी? आप जरा बताएं। मैं फूलपुर बात कर रहा हूँ सर। मान लीजिए कि फूलपुर अमरनाथ मौर्य ने टिकट पाया भारतीय जनता पार्टी से, पिछले समाजवादी पार्टी से। पिछले बार क्या था कि 100% मौर्य समाज भारतीय जनता पार्टी में वोटिंग किया। इस बार सिर्फ 80-90% वोट समाजवादी की। क्या सिर्फ मतलब मौर्य प्रत्याशी होने के कारण मौर्य जो पिछली बार भाजपा में थे, हाँ, इस बार सपा में आ गए? हाँ, 90%। मतलब आप मानते हैं कि बिल्कुल जाति का प्रत्याशी था इसलिए आ गए? लीपा पोती कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, जात की वजह से आ गए हैं।
अगर यही मौर्य प्रत्याशी न होते तो सब वहाँ चले जाते, भाजपा में चले जाते भाजपा में चले 100%। ठीक है। और पिछले बार के हिसाब से इस बार एससी समाज बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग किया है। पिछले बार सब भारतीय जनता पार्टी तरफ थे। और जहाँ मान लीजिए कि इन्होंने विकास की बात करते हैं, विकास आपको इस शहर में दिखाई पड़ता है, चिकना है, और गांव चले जाइए तो मेरे साथ चलिए, आप समझिए कि 10-10 साल हो गया रोड नहीं बना है। 10-10 साल 20-20 साल बता रहे हैं जब से सरकार आई है, 10 साल अभी रोडें वैसे जहाँ उखड़ गया बुलडोजर निकला है। बुलडोजर, और बहुत बढ़िया बात आपने कह दी। प्रयागराज में बुलडोजर से बहुत बड़ी संख्या में लोग परेशान रहे और बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी रही जो बुलडोजर से खुश भी हुए। तो हम एक बार फिर से अमित भाई के पास आ रहे हैं। अमित भाई, जी साथी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बुलडोजर। जी प्रयागराज में बुलडोजर की महिमा भी मतदान में कुछ रही क्या? बिल्कुल रही। बुलडोजर एक भय का प्रतीक रहा और ये माफियाओं पे जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने जो चाबुक चलाया है, ये डर पैदा कर दिया है, भय पैदा कर दिया है इन माफियाओं पे। जो एक संगठित गैंग चलता था यहाँ, मुख्तार अंसारी का, बगल में हमारे अतीक अहमद का, और इनके छोटे छोटे टट्टुरिये जो थे। तो ये एक भय का माहौल था पहले, आज से 2014 से पहले। फिर 17 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, उसके बाद आप पूछेंगे व्यापारियों में यहाँ टहलेंगे, भयमुक्त सरकार का हुआ। ये बाबा जी की बहुत ही कृपा रही कि इन्होंने आज माफियाओं को एक जो दबाने काम किया, कुचलने काम किया, इसमें बहुत योगदान हमारे बुलडोजर बाबा का भी रहा है। पंकज भाई, जी अमित जी कह रहे हैं कि बुलडोजर का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा मतदान के दौरान, लेकिन मुद्दे शहर में ब्रजेश भाई कह रहे हैं कि तो विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें पहले जैसी ही उगड़ी पड़ी हैं, बड़े बड़े वहाँ पत्थर पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि मतदान क्या सोचकर लोगों ने किया होगा? उनके दिमाग में क्या रहा होगा कि हमें विकास मिला, नहीं मिला, महंगाई बढ़ी, नहीं बढ़ी, बेरोजगारी है या नहीं है? क्या आपको क्या लगता है, क्या सोचकर लोगों ने मतदान किया होगा? किसके पक्ष में ज़्यादा आपको दिख रहा है? देखिए सर, ये पूरा चुनाव जो 2 लोकसभा क्षेत्रों की बात हो रही है, एक फूलपुर और एक इलाहाबाद, दोनों क्षेत्र के जो वोटर हैं कुछ अलग टाइप के। फूलपुर में खासकर एक वर्ग है, बड़ा शिक्षित वर्ग है, बौद्धिक वर्ग है, अधिवक्ता वर्ग भी यहाँ, हम लोग स्वयं अधिवक्ता वर्ग से बिलोंग करते हैं। इनकी सोच, इनकी वोट में कई चीज़ें समाहित होती है। राष्ट्र का भी मुद्दा आता है, धर्म का भी मुद्दा आता है, विकास का भी मुद्दा आता है, महंगाई भी आती है। तो ये फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा आती है। और रही बात आपके इलाहाबाद जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ मुद्दा जातिगत है। और हम तो अपने सारे साथी भाइयों की बात से सहमत हैं कि ये पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे, मतलब किसी परपे की बात नहीं है, कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर संकेत करता है। सरकार किसकी बनेगी, 400 का नारा आप भले दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी डर है। परिवर्तन जो आप कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो परिवर्तन अगर होगा तो उसके खिलाफ ही वोट पड़ा होगा, ऐसा आप कह रहे हैं। कारण क्या हो सकता है? उसका कारण सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य सुविधा का अभाव। अगर मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में केजरीवाल कर सकते थे, 10 साल आपने इलाहाबाद में कुछ नहीं किया। ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, अगर डबल इंजन की सरकार थी तो आपको सोचना चाहिए था। एक चीज में सोचना चाहिए, 18% GST आप लेते हो। मध्य वर्ग का कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस लेता, आप 18% GST ले रहे हैं, आप दे तो नहीं पा रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से, और 70 साल बाद बुजुर्गों को आप देना चाहते हो, तो आप 18% हम जो स्वयं दे रहे हैं, तो आप उनसे 5% GST लेते हो, मूलभूत सुविधा थी। तो
एक चीज तो ये क्या चीज़ है। स्वास्थ्य सुविधा है हाँ। उसमें 18% जीएसटी लग रही है, ऐसा आप कह रहे हैं? 18% जीएसटी लग रही है, आजकल तो पैकेट वाले आटे पे भी लग रही है 18%। तो पहले फ्री था। खाने पीने की चीज़ तो आप इधर से टैक्स ज्यादा ले रहे हो। विकास मामले में देखिए, मैं 2-3 मुद्दों की बात कर रहा हूँ। एक, केवल आपने 2-3 अनुच्छेद ऐसे समाप्त भी किए हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, जो मेरे आप सम्मान से जुड़े मुद्दे थे, निसंदेह उस पर गवर्नमेंट ने काम किया। लेकिन जो आम जनता से जुड़े मुद्दे थे, जब पेट ही नहीं संभाल पाएगा तो आदमी फिर राष्ट्र के बारे में क्या सोचेगा? पहले तो पेट संतुष्ट रहे तो आप राष्ट्र के बारे में सोचे। तो यही बदलाव है कि इनके यहाँ जो तानाशाही आई, इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनके यहाँ मतलब भारतीय जनता भाजपा सरकार, खासकर यूपी, जो तानाशाही आई, तानाशाही किसके लिए लाई? ब्यूरोक्रेट्स लाए। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, इन्होंने जनता की नहीं सुनी। अगर ये जनता की भी सुन लेते, यहाँ ना वकीलों की सुनी गई, ना आम, जब वकीलों की नहीं सुनी जा रही है, थाने से भगा दिए जा रहे हैं वकील, अब आम जनता की हाल क्या होगा? मन मानी इन्होंने किया। और यहाँ का चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीएम हो, चाहे डीएम, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, ये शहर को बेच दे रहे हैं। ये हालत है। और जिसका परिणाम ये जो संकेत आ रहा है, थोड़ा सा बसपा का जो वोट बैंक जो उनको मिला था, निसंदेह इस चुनाव बसपा का वोट बैंक नियर अबाउट उनको लगा 25% सपा या कांग्रेस की तरफ जा रहा है। अभी अमित भाई कह रहे थे कि बाबा जी का जो बुलडोजर है उसने बहुत काम किया, तमाम माफियाओं को शहर से हटाया, उनका उन्मूलन कर दिया, इससे जनता बहुत खुश है। आप कह रहे हैं कि जो सरकार है उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में, जो स्थानीय अफसर हैं, उन अफसर सरकार की भी नहीं सुन रहे हैं, जनता की भी नहीं सुन रहे हैं, अधिवक्ताओं की भी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या अफसर मनमानी कर रहे हैं क्या? अफसर मनमानी तब करते हैं जब सरकार का इशारा होता है। यही मायावती जी की सरकार थी, अफसर बेलगाम नहीं थे। आप बुलडोजर चलवाइए, मुझे कोई डर नहीं, आप माफियाओं का अंत करिए, लेकिन आप जनता को थोड़ी अंत करिए। आप बुलडोजर का भय वहाँ दिखाइए जिनको वहाँ भय दिखाना चाहिए, लेकिन आप जनता को बुलडोजर भय दिखाकर उनका मकान तोड़वा देंगे। अगर एक गरीब आदमी का मकान चला गिर जा रहा मान लीजिए, और तो आप पूरे शहर को, मैं कह रहा हूँ माननीय योगी जी को, आप यूपी के प्रत्येक जिले और प्रत्येक गाँव के शहर को मानचित्र करके आधार पर अगर आपको गिरवाना है तो आप नोटिस देकर पूरा शहर शमशान हो जाएगा। जीतेगा कौन? इलाहाबाद और फूलपुर में जो आप कह रहे हैं, तो जीतेगा कौन आपके हिसाब से? कौन जीत सकता है? देखिए, ये कयास जो परिवर्तन, अगर बसपा का वोट बैंक हमारे साथ आया, खासकर सपा कांग्रेस के साथ, तो निश्चित रूप से परिवर्तन यहाँ है। अगर वो नहीं आया, मतलब बसपा अगर वोट पाएगी तो परिवर्तन होगा, बसपा वोट नहीं पाएगी तो परिवर्तन नहीं होगा, खसकेगा। बसपा का उसमें स्वयं नहीं बच पाएगा इस बार के चुनाव, वो वोट बैंक जाएगा कांग्रेस या सपा के पास। जो बसपा का वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? नरेंद्र भाई, पंकज जी कह रहे हैं कि अफसर मनमानी हो गए हैं, महंगाई जिन पर पहले कभी जीएसटी नहीं लगती थी उन पर भी जीएसटी लगने लगी है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में महंगाई, अफसरों की मनमानी भी मुद्दा रही क्या? अफसरों की मनमानी के कारण कुछ लोग जो परेशान रहे होंगे, वह क्या सरकार के खिलाफ मतदान किए होंगे क्या, या सरकार के पक्ष में मतदान किए होंगे? बहुत बहुत बधाई बड़े भाई आपको, आपके चैनल को। जो हमारे छोटे भाई पंकज ने कहा, सरकार ब्यूरोक्रेट तो बेलगाम, इसका खामियाजा सरकार को निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा, क्योंकि जनता में इतना आक्रोश है। जो आज भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के सरकार में बैठे, ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। खत्म करने के बजाय ये 3 गुण बढ़ा दिए। इनके ब्यूरोक्रेट अफसर बेलगाम हैं, 4 गुना बुकाही कर रहे हैं। जनता में त्राही है, इसका खामियाजा सरकार को मिल रहा है। एक आप सारे घोटाले तो इनकी सरकारों ने किए, सारे घोटाले तो इनकी सरकारों ने किए। तो किसकी सरकार ने? नाम क्यों नहीं कांग्रेस लेते? गवर्नमेंट ने किए।
पहले उन्हीं के सब पहले उन्हीं मानवा के हमारी बात को आप सुन लीजिए, बीच में टप मत करिए। जब मैं बोल दूं जो बोलना आप बोलिए, तो आप समझ लीजिए इसको तो खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। परिवर्तन इसी से आ रहा है। सरकार बदलने के दिन के घोटाले पता और अभी तो घोटाले चूंकि सरकार में आप हैं, अभी तो तो सरकार में है तो आपकी फाइल कहाँ खुलेगी? अब परिवर्तन नो डाउट है, इसी से आ रहा है। और जो आपकी मान्यवर बताए विकास के बारे में, विकास तो उनका मैं मानता हूँ, लेकिन विकास इनका खत्म हो गया। किसका विकास? भारतीय इनका जनता विकास कह रहे पार्टी हैं। की सरकार विकास जो की है, इसमें नो डाउट विकास किया, इनका मैं, लेकिन इनका विकास इतने ज्यादा बेरोजगारी के आक्रोशित, क्योंकि यहाँ लोक सेवा आयोग है, इतना स्टूडेंट विद्यार्थी आक्रोशित हो गया, इनके विकास में खत्म हो गए। ये नीट की परीक्षा अब तक कभी सारे- लीक नहीं हुई थी। सारे- इतिहास में पहली बार नीट की भी परीक्षा लीक हुई। यही खामियाजा और रहा आयोग कि की परीक्षा कभी नहीं इनका लीक होती विकास थी। दब गया भैया। ये आयोग है कि नो डाउट तो सरकार बदलने वाली है। और सीट, दोनों सीटें जो है, जो अपनी जात फैक्टर था, जात फैक्टर चला। जात फैक्टर इसलिए चला, जब आपने देखा होगा 2014 से लेकर 19 बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक कहाँ चले गए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ, जात फैक्टर एक का मुद्दा मैं बताऊं, जगन्नाथ पाल बसपा का प्रत्याशी आया, तो इस बार मुझको लग रहा जैसे कि बसपा का वोटर फिर अपने घरों में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से खिसक रहा। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जुमलेबाजी बातों से ला दी थी, चूँकि भाई हमारी गरीब जनता है, जब बेहाल होगी तो अपना समझौता करके आपको समर्पित किया, इसलिए कि सरकार बदलने थी, एंटी कन्वेंसी चलती है, तो कांग्रेस की सरकार को उन्होंने हटा करके आपको एक नया स्थापित, इसलिए कि एक विकास करेंगे, जनता का विकास होगा। यहाँ तो उनको भी अब लगने लगा कि जनता का विकास का ये साले सब ब्यूरोक्रेट है, इस जनता को और खून पी रहा है। ललन भाई, फूलपुर और इलाहाबाद दोनों संसदीय क्षेत्रों में आपकी बिरादरी के मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। आरक्षण एक मुद्दा विपक्ष ने उठाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर अपने तरह से जवाब दिया। आपको क्या लगता है कि आरक्षण इस चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा बनकर उभरा क्या? हाँ सर, क्या? आरक्षण का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा था। छात्रों के अंदर ही हमने देखा कि इन्होंने 69,000 वैकेंसी निकाली थी, उसमें आरक्षण का पूरा पालन नहीं कराया। उससे भी जनता बहुत, मतलब छात्र संघ बहुत आक्रोशित था, और तमाम वैकेंसियों में भी आरक्षण का पूरी तरह पालन नहीं करवा पाए। तो उसका असर तो था ही आरक्षण का। और मोदी जी आए, जब जिस समय आए उस समय बताए कि मैं ओबीसी का हूँ, और कहने के लिए ओबीसी कहते हैं कि मैं ओबीसी को, लेकिन ओबीसी की सुरक्षा ये नहीं कर पा रहे हैं उनके आरक्षणों का। एक बात जरा बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरे चरण से यह कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो ओबीसी का आरक्षण था वह कांग्रेस की सरकार ने उठा के बड़ा हिस्सा उसका मुस्लिमों को दे दिया। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी के कोटे का हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। जामिया मिलिया और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में ओबीसी और दलितों को कोई कोटा नहीं मिलता। वह कह रहे हैं कि जहां भाजपा की सरकार है वहां ओबीसी और दलित आरक्षण को पूरा समर्थन दिया जा रहा है, जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी करके मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आरक्षण कोटे का पालन नहीं हो रहा है, तो क्या विपक्ष अपनी बात कहने में सफल हो गया या प्रधानमंत्री की बात इस बार अनसुनी हो जा रही है? क्या है? प्रधानमंत्री की बात तो अनसुनी लोग कर ही दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठा कह रहे हैं। कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं मतलब उनकी बात ही कहीं नहीं सही हो रही है। और यहाँ पर जो है आरक्षण का तो यूपी में बिल्कुल नहीं पालन कराया गया। अच्छा, आरक्षण 27% जब बीपी सिंह दिए थे, अगर जिन जिन राज्यों में
बैकवर्ड सरकारें थी वही वही पालन हो पाया है। उसके लिए उदाहरण मैं बता सकता हूँ, हमको लगता है स्टालिन ने वहाँ अपना पूरा किया, यहाँ मतलब लालू ने पूरा किया। बगल में ये एमपी है, यहाँ भी 27% आरक्षण नहीं लागू हुआ। यूपी में लागू हुआ लेकिन उसको पालन नहीं करा पाए पूरी तरीके से। इस तरीके से एक रमेश भाई ये बताएं, आरक्षण पर जो लल्लन भाई कह रहे हैं कि पूरा कोटा इस्तेमाल नहीं हुआ या जो वीपी सिंह आरक्षण जिस हिसाब से दे गए थे उसका पालन नहीं हुआ। यहाँ तो उस बीच में मायावती जी की भी सरकार रही, अखिलेश यादव जी की भी सरकार रही और अभी योगी जी की भी सरकार है। तो क्या सिर्फ योगी जी की सरकार ने नहीं दिया या पिछली सरकारों ने भी उसका पालन नहीं किया? ललन भाई के बात से पूरी तरह से हम सहमत हैं और पिछली सरकार से ही कुछ गड़बड़ होगा। इस सरकार में बहुत ज़्यादा, पिछली सरकारों से गड़बड़ होते हुए आया, इस सरकार में बढ़ गया, ऐसा आप कह रहे हैं। राजेश जी एक बात बताएं कि जो पदोन्नति में आरक्षण था, जो पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा थी, वह अखिलेश यादव जी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, उसके आधार पे पदोन्नतियों में जितने लोग आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नति पाए थे वह सभी पदोन्नति बैक कर दी गई, अपने मूल पदों पर सब लोग पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है कि यह आरक्षण के मुद्दे पर दलित वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा क्या? देखिए भैया, कुछ ऐसे हैं जो कि गए हैं लोग और कुछ लोग नहीं गए, जो कि इसको सही मानते थे कि इसको जो है कि वो नीचे कर दिए, ऊपर गए थे, बाहर कर दिए, फिर नीचे कर दिए उनको। इसलिए कुछ तो गया है और कुछ नहीं गया है, सपा मतलब मिश्रित है। हाँ, मिश्रित है। हाँ, कांग्रेस की वजह से कुछ तो गया है सीधा, लेकिन कुछ नहीं गया है। अच्छा, एक बात जरा आप सब लोग बताइए कि क्या इस चुनाव में क्या राम मंदिर का मुद्दा भी कहीं कोई असर दिखा पाया क्या? बिल्कुल दिखाएगा सर, आप देखिएगा लाखों लोग डेली दर्शन कर रहे हैं, 3 से 4 लाख लोग पर डे दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर बन गया है, आप देखिएगा किसी राम के नाम पे नैया पार लगेगी। राम के नाम पे इन्होंने भजा दिया पूरा, बनी बहुत खुश हम भगवान राम ने न्यायालय के आदेश से बनी। आप लोग के चलते जिंदगी में कांग्रेस गवर्नमेंट होती मंदिर ना बनता है। ये लोग हत्यारे हैं, लाठीबाज हैं, इन्होंने लाठी चलवाई है, 4 से वो लाठी चलवाई है इन लोगों ने। जबरदस्ती किसी के घर गिराएंगे। अगर ये उसी समय चुनाव करवा लिए होते तो हो सकता था, लेकिन ये मुद्दा जो आ गया वास्तव में जो ये हमारा मुद्दा नहीं रहा कभी, ये हमारी आस्था का विषय है, मुद्दा कभी नहीं रहा। दर्शन करने जा रहे हैं। जुमलेबाजी थी। अच्छा, एक आरक्षण वास्तव में आरक्षण। अमित जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो आपके बीच के अधिवक्ता साथी हैं, ज्यादातर लोग एक मत से यह कह रहे हैं कि मंदिर मुद्दा कोई मुद्दा इस चुनाव में नहीं चला। आप अकेले हैं जो कह रहे हैं मंदिर मुद्दा चला। बिल्कुल चला। हमने भी जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा, मंदिर मुद्दा कहीं दिखाई नहीं दिया। यदि किसी के बीच में दिखाई दिया तो वो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य वर्ग के बीच में ही रहा। बाकी कहीं मंदिर मुद्दे पर कोई वोट पड़ता मुझे दिखाई नहीं दिया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मंदिर मुद्दा चला? भाई साहब, मैं ये कहना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुद्दा नहीं रहा हमारा। मंदिर मुद्दा ये हमारे आस्था का विषय है। आप मेरी बात समझिए, ये आस्था का विषय है। ये ब्राह्मण क्षत्रियों से बात नहीं हो रही है, ये हिंदुत्व की आस्था का विषय है। और इस नाम पे राम को जो लाए हैं दोबारा वही आएंगे, फिर से राम भी लाएंगे सर। आप राम को जो लाए, राम मंदिर को बनाए, दोबारा वही सब लाएंगे। 400 बार फिर करेंगे। कमेटी में कितने लोग राम को लाएंगे, भगवान से बड़े हो गए हैं, राम को लाए। आपकी चलती आपने कार सेवकों पे लाठी चलवाई,
वही कार सेवकों को जो राम को लाना चाह रहे थे, जो मंदिर बनाना चाह रहे थे, तब उस समय क्यों नहीं बनवा दिया आपने? अब आप मुसलमानों के गेट खोल दिए लोग हैं। व्यवस्था फैलाने गए, ये व्यवस्था फैलाने कोर्ट के निर्णय पर बनाई। हाँ भाई वो तो यही चीज कोर्ट में आप ही के कांग्रेस के यही दलाल कपिल सिब्बल ने जाकर वहां राम के खिलाफ पैरवी की थी, मंदिर के खिलाफ पैरवी की थी। किसने पैरवी की? कपिल सिब्बल। वो सांसद है आपका। भाई ऐसे करेंगे वहाँ वो सांसद पार्टी नहीं है, वो वकील है। नाम से गए अभी जज तो जाके राज्यसभा बन गए। नहीं, वकील फीस लिए। इस बार एक चीज और है सर, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी का इस बार जुमलेबाजी बिल्कुल नहीं चाहिए। चुनाव इसमें हाँ इस बात मैं बता रहा हूँ 14 में ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये हमेशा खाने के खाऊंगा खिलाऊंगा परिवारवाद है। इनके भाई को टिकट चाहिए, इनके चाचा को टिकट चाहिए, इनके भतीजे को टिकट चाहिए। परिवार में साथ साथ टिकट बांट रहे हैं। 1 लाख रुपया लेकर के पकड़ा गया रंगे हाथ। ये बताइए ये संत थे, मैं अगर एडवोकेट ये सदाचार थे। तो मेरा लड़का क्या करेगा? एडवोकेट नहीं बन सकता। मैं डॉक्टर हूं, अपनी काबिलियत से बने, ना कि आपके उससे बने। अपनी काबिलियत से बनेगा वो। पंकज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। आरक्षण कोई मुद्दा नहीं था, एक बात को बता दे रहा हूँ। इस चुनाव में देखिए, आप जहाँ तक हमको याद है कि जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो पदोन्नति में आरक्षण वही लाए थे। पदोन्नति में आरक्षण वही लाए थे। गरीब सवर्णों को आरक्षण भी इसी सरकार ने किया। तो आरक्षण इस मुद्दा ने, जो मुख्य मुद्दे हैं वो वास्तव में महंगाई मूलभूत सुविधा से जुड़ा, सीधा आम पब्लिक की पेट से। और रही बात जो मकान दे देना, सबको मकान नहीं मिले हैं, जो ग्राम प्रधानों को चाहिए लोग उनको मिले। सबको उज्ज्वला योजना नहीं मिला है, जो ग्राम प्रधान के गांव के चाहते लोग उनको मिलता है। उसमें भी 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, तो 18% GST भी तो ले रहे हो हमसे, मेडिकल के नाम से हमसे ले रहे, मध्य वर्ग से ले रहे हैं ना आप। अब देख किसको रहे हो, 5 किलो राशन दे रहे हैं। 10 साल सरकार रही, 10 साल महंगाई का एवरेज देखिए कितना है आपका। तो 5 किलो राशन तो ऐसे 10 साल में दुगना हो जाना चाहिए। पेट आप भर रहे हैं, आप वैसे भी हमको राशन दे के तो हमको किसी अरे भाई 200 रुपया राशन दे रहे हो, 12 रुपया गैस सिलेंडर ले रहे हो। आपने इसी महंगाई पे प्याज पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, इसी महंगाई पे कांग्रेस की सरकार चली गई जब 350 रुपये गैस सिलेंडर था, और आज हम 900 रुपया 1200 रुपया दे रहे हैं। अब छूट सरकार नहीं जाएगी। 200 रुपया राशन दे करके 900 रुपया हमसे ले रहा हूँ गैस पे। और सर कृषि के सारे प्रोडक्ट जितने आते हैं सब बहुत महंगे कर दिए सर। पेप्सीसाइड वगैरह या उर्वरक वगैरह सब बहुत महंगे हो गए। पूरे चुनाव के दरमियान बाद से तो कई गुना बढ़ गए। समझ लीजिए जो एक बात बताइए, अंतिम बात मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों सीटों पर आप लोगों के हिसाब से किस पार्टी के प्रत्याशियों की जीत की संभावना ज़्यादा है, या आपके हिसाब से कौन जीतेगा? जरा एक बार बताएं। सर ये बताएं रमेश भाई। दोनों समाजवादी पार्टी और गठबंधन। राजेश जी बताएं, दोनों में से दोनों सीटें किसको मिल सकती हैं? आप बताएं ललन भाई। दोनों सीटें सर गठबंधन ले रही है, इसके साथ साथ कौशाम्बी भी ले रही है, प्रतापगढ़ भी गठबंधन। विजय जी। इंडिया गठबंधन। पंकज भाई। फूलपुर और कौशाम्बी तो गठबंधन में मान सकता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे संशय की स्थिति है। कहाँ पर? ये इलाहाबाद और कौशाम्बी। हाँ। तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन जाएगी। हाँ। ये थोड़ा सदर वाली जो फूलपुर वाली है, फूलपुर थोड़ा सा लड़ाई है। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में आपको लगता है लड़ाई है? थोड़ी लड़ाई। नरेंद्र भाई आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद की तीनों सीटें 100% जीत चुका हूँ। फूलपुर सीट सीधे टक्कर पे है, सीधी टक्कर। इस पे मैं क्लियर नहीं कर पा रहा। तो ये साथियों का जो एक सामूहिक तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आम राय जो ये है वो ये दिख रही है कि इलाहाबाद मंडल में केवल इलाहाबाद और फूलपुर में ही कांटे की टक्कर नहीं, बल्कि इसके पड़ोस की कौशाम्बी सीट पर भी टक्कर है, प्रतापगढ़ में भी टक्कर है। साथ ही कह रहे हैं कि इलाहाबाद में दोनों सीटें गठबंधन के प्रत्याशी जीत सकते हैं। पंकज भाई ने कहा कि नहीं, फूलपुर में
लड़ाई है और कोई भी जीत सकता है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र गठबंधन प्रत्याशी जीत सकते हैं। आप सब हमारे चैनल पर आए, आप सभी को धन्यवाद।